नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और इस हफ्ते फिर एक नए फंड मैनेजर और सीईओ से आपकी मुलाकात कराएंगे और एक फंड पे भी चर्चा होगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सुरेश सोनी जी से, जो बड़ौदा बीएनपी म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं और बहुत सारे फंड उस ग्रुप के सब इनकी नज़र के सामने से गुजरते हैं। तो हमने चूज़ किया है कि हम बैलेंस एडवांटेज फंड जो है इनके ग्रुप का, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बिग पिक्चर पे भी बातचीत करेंगे। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। नमस्कार नीरज जी। सुरेश जी, हमारा ये मानना है कि जब तक मार्केट की बिग पिक्चर न समझ लें तब तक निवेश का आदमी फैसला लेता नहीं, और हम लोग को ज़्यादा ही कॉन्शियस होते हैं इंडियन के लोग। तो आज की परिस्थिति में देखें तो हमारे जो प्लेटर में दो कॉन्टोर्स बन रहे हैं। एक कॉन्टोर जो इंडिया वाला है ना, वो तो सुपर बुलिश फॉर्मेट बना रहा है। आप देखिए, क्रेडिट ग्रोथ हमारी एकदम हाई पे, बैंकिंग की बैलेंस शीट एकदम शानदार, जीडीपी बहुत बढ़िया, जीएसटी बहुत बढ़िया, एफआई 55,000 करोड़ खरीद चुके हैं। मतलब कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं दिख रही जो कमजोरी का संकेत करे। लेकिन जैसे ही हम ग्लोबल मार्केट में जाते हैं तो अमेरिका में पता नहीं डेट सीलिंग की भी चिंता चल रही है, हालांकि अब सॉर्ट आउट होती दिख रही है, लेकिन इधर चाइना में फिर खबरें आ रही कि वहां पे एक तकलीफ हो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका इंडियन मार्केट पे अप्रोच क्या है? नीरज जी, देखिए, मार्केट में हमेशा हर वक्त हर तरह का न्यूज फ्लो होता है। हमें ये देखना है कि मार्केट के लिए रेलेवेंट क्या है। तो अगर हम इस वक्त देखते हैं तो भारतीय बाजार के लिए अगर आप देखें तो पिछले 18 महीने से हमारा मार्केट करीब करीब उसी वैल्यूएशन पे है जहां पर हम लोग अगस्त सितंबर 21 में थे। बट इन द मीन वाइल हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी रही है, जीएसटी कलेक्शन जिस तरह से आप बोल रहे थे काफी अच्छा रहा है, इकोनॉमी की रफ्तार अच्छी है। हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, अगर आप होटल्स देखिए या फिर आप बात हैं एयरलाइन की बुकिंग्स देखिए, कोई भी आप इंडिकेटर देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो हम देखते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी में काफी मजबूती है। लेकिन बाजार अभी भी हमें उसी दाम पर मिल रहा है जहां पर कि बाजार करीब 20-21 महीने पहले था। सो ओवरऑल सिचुएशन ये हुई है कि इकोनॉमी की रफ्तार अच्छी है, वैल्यूएशंस करीब करीब वही है जो करीब 21 महीने पहले थे, तो रिजनेबल वैल्यूएशन है। दूसरी चीज भारत के कॉन्टेक्स्ट से एक और चीज हुई है कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन जो दो बड़ी वरी थी लास्ट ईयर की, अगर आप देखेंगे तो हमारी 3 बड़ी वरी थी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस। इन सब का जो है हमारा करीब करीब आप देख सकते हैं कि पीक से हम लोग बेटर हो चुके हैं और इन सब में जो है न्यूज फ्लो बेटर होने वाला है। इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने होल्ड पे डाल दी है और अभी अगली डायरेक्शन ज्यादा करके ये होगी कि थोड़ा एक्सटेंडेड होल्ड रहेगा, लेकिन उसके बाद में रेट्स शायद नीचे जाए, जो कि इक्विटी के लिए अच्छी न्यूज है। इन्फ्लेशन के आंकड़े वैसे भी कंट्रोल में आ चुके हैं और ऑयल प्राइस का जो वर्स्ट फियर था वो निकल चुका है। सो ओवरऑल रिस्क फैक्टर इकोनॉमी के कम हो गए हैं। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की रफ्तार अच्छी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे बीच में कम हुए थे वो फिर से बढ़ने लग गए। सो स्टेबिलिटी इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी अच्छे हुए हैं, ग्रोथ इंडिकेटर अच्छे हैं और मार्केट वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो ओवरऑल निवेश के लिए हमें लगता है ये अच्छा टाइम। अच्छा, अगर विदेशी बाजारों की बात करें, जो कि आप बात कर रहे थे, वहां पर भी आप देखेंगे तो ज्यादा करके जो इन्फ्लेशन पीक से काफी नीचे आ चुका है। अगर आप अमेरिका में देखिए या यूके में देखिए, 9% के ऊपर इन्फ्लेशन जाकर 5.5-6% के आसपास में इन्फ्लेशन है। और वहां पर भी जो इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रही थी उसकी तेजी कम हो रही है। सो पहले ग्लोबल तरीके से आप देखें या इंडिया के तरीके से देखें तो इंडिया की हालत तो काफी मजबूत है। ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की न्यूज थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही है। डेट सीलिंग की जहां तक आपने बात करी, वो इशू करीब करीब सॉर्ट आउट हो गया है। ये पहली बार नहीं है डेट सीलिंग की बात हुई और न ही आखिरी बार है। अमेरिका में एक एब्सोल्यूट लेवल की डेट सीलिंग रहती है और जब भी ओवरऑल बोरोइंग उसके आसपास जाती है तो मार्केट में नर्वसनेस हो जाती है और फाइनली करीब करीब पिछले कई बार ये हो चुका है कि वो डेट सीलिंग रेज की जाती है और उसके बाद में जो है इकोनॉमी वापस से नॉर्मल तरीके से काम करती है। तो हमें नहीं लगता कि उसके बारे में कोई परेशानी है। सो निगेटिव न्यूज फ्लो मेरे हिसाब से कम हो चुका है ग्लोबल साइड के अंदर और इंडिया की इकोनॉमी की मजबूती बरकरार है। तो मुझे नहीं लगता कि एज इन्वेस्टर्स हमें बहुत डरने की बात है। सुरेश जी, डेफिनेटली एक फंड मैनेजर होने के नाते और हम लोग इंडियन इन्वेस्टर होने के नाते हमेशा अच्छी चीज़ें पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन
मैं ये मानता हूँ कि आप लोग एकदम चैन से नहीं सोते होंगे, कुछ तो मन में हमेशा रहता होगा कि अरे यार ये एक रिस्क हो सकता है, वो क्या है? देखिए, अगर बिल्कुल रिस्क फ्री होता ना मार्केट, तो हमें रिटर्न भी जो है एफडी के हिसाब से मिलते हैं। So, ये तो नेचर है मार्केट की कि मार्केट फ्लक्चुएट करता है, न्यूज फ्लो पे रिएक्ट करता है। तो अगर आप नेगेटिव की सोचे आज की तारीख में या अननोन की सोचे, तो मानसून के बारे में अभी भी हमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं कि मानसून नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसकी आउटकम क्या होती है। तो वो एक हमारे लिए अननोन फैक्टर रहता है। पर उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव या रिस्क वाली बात हमें अभी नजर आ रही है बाजार। सूरज, अगर रेट कट ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आरबीआई तो रेट तब कट करता है जब उसको ग्रोथ पे कोई दिक्कत लगती है। जब ग्रोथ इतनी बढ़िया आ रही तो वो रेट कट क्यों करेगा? कंफर्ट जोन है ये। तो रेट कट की तो हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे हैं इस वक्त। हमारा ये मानना है कि जो रेट हाइक का सीजन था वो करीब करीब खत्म हो चुका है और आरबीआई है जो अभी यहां से फर्दर टाइटनेस नहीं करे और लिक्विडिटी नॉर्मल मेंटेन करे, तो भी वो भी अपने आप में बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ती है नीरज जी, तो वो 3 तरीके से हमें अफेक्ट करती है। पहला ये होता है कि अगर ब्याज की दरें ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए या ज्यादा बढ़ जाए तो पैसा इक्विटी से फिक्स्ड इनकम की तरफ जाता है, इसके लिए स्टॉक मार्केट में पैसा कम आता है। तो वो पहला फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर ये होता है कि कंपनीज ज्यादा करके आप देखेंगे हमारे यहाँ पर वो बोरोअर रहती है, उनकी नेट बोरोइंग रहती है, तो इनके लिए ब्याज की दरें अगर बढ़ती है तो उनकी कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। और तीसरा इफेक्ट ये होता है कि जब ब्याज की दरें बढ़ जाती है तो इकोनॉमी के विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि आदमी अगर 7% पे लोन लेता है घर के लिए, शायद वो 10 या 11% पर लेना नहीं चाहे क्योंकि इसकी ईएमआई बढ़ जाती है। या फिर कोई इंडस्ट्री जो 7-8% पर वायबल है, हो सकता है 11% पर वायबल नहीं हो, तो उसकी वजह से निवेश की गति या इन्वेस्टमेंट की जो स्पीड होती है इकोनॉमी में कम हो जाती है। तो बढ़ती हुई ब्याज की दरें मार्केट के लिए निगेटिव होती है। अगर बढ़ते हुए से मार्केट में अगर ब्याज की दरें स्टेबल हो रही है तो वो एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए। और ऑफकोर्स कयास ये लगाए जाते हैं कि अब ये बढ़ने से बढ़ना रुककर स्टेबल हो गई तो शायद अगला मूव डाउनवर्ड्स ही होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन फिर बिल्ड होना चालू होती है। ये इंटरेस्टिंग है। बट अब हम लोग फंड की तरफ चलते हैं। हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े बैंक अभी भी एफडी के रेट्स रेज कर रहे हैं। ये मुझे पता नहीं, समझ में आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं। तो रुक गया, लेकिन फिर भी टॉप बैंक्स ऐसा कर रहे हैं। अब हम समझना चाहते हैं कि बड़ौदा बीएनपी पारिबा बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फंड है इंडस्ट्री का इस कैटेगरी में, और कंसिस्टेंट बेहतरीन परफॉर्मेंस इसकी रही है। जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे, वो इसके बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। सुरेश जी से ये समझते हैं कि आज के मार्केट कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई आदमी बैलेंस फंड में आना चाहता है और इसी फंड को वो चुनना चाहता है, तो उसको क्यों ये चुनना चाहिए, बैलेंस अप्रोच लेना चाहिए, और इस फंड की खासियत क्या है? नीरज जी, आपने फंड को नोटिस किया और उसके लिए सवाल पूछा, तो उसके लिए शुक्रिया। बैलेंस एडवांटेज फंड हमारा फ्लैगशिप फंड है। ये फंड करीब 4.5 साल से, मतलब करीब 2-3 महीने में हम इसके 5 साल कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया है इसने। ये फंड करता क्या है, बेसिकली ये पैसा जो है वो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में एलोकेट करता है एक्टिवली मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। तो जैसे अगर मार्केट निगेटिव की तरफ जा रहा है, हमें ये लग रहा है कि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं और ग्रोथ मोमेंटम इकोनॉमी में नहीं है, तो उस वक्त हम लोग फिक्स्ड इनकम का प्रपोर्शन बढ़ा देते हैं, ताकि अगर बाजार गिरे तो फंड की एनएवी उतनी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो। और उसी तरीके से अगर हमें इकोनॉमी और बाजार के संकेत अच्छे लग रहे हैं तो हम इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो इक्विटी का एलोकेशन जो है इस फंड के अंदर में 25-30% से लेकर 90% के बीच में मूव करता है, बेस्ड ऑन आवर असेसमेंट ऑफ द मार्केट। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस फंड ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। जैसे कोविड के वक्त हम लोगों ने हमारा इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाकर 85 से 90% कर दिया था, और 2021 में जब मार्केट्स काफी एक्सपेंसिव लगने लगे थे तो हमने हमारा जो इक्विटी एलोकेशन है वो करीब 35% के आसपास ले आए थे। अभी फिर से मार्केट की सिचुएशन हमें अच्छी लग रही है, कंस्ट्रक्टिव बन रहे हैं हम लोग मार्केट में, तो हमारा इक्विटी का एलोकेशन फिर से 70% के आसपास है। तो इस फंड का एक्टिव मैनेजमेंट का फायदा ये है कि
आपको जो अपसाइड है इक्विटी मार्केट उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डाउनसाइड रिस्क आपको थोड़ी कम रहती है क्योंकि फिक्स्ड इनकम भी है इस फंड के अंदर में इक्विटी के अलावा। तो ये एक अच्छा फंड है इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करना चाहते हैं या फिर ऐसा करना चाहते हैं कि जहां पे हमने पैसा डाल दिया उसे हमें रोज रोज देखना नहीं पड़े, वो अपने आप से एलोकेट होता रहेगा और अच्छे से मैनेज होगा। सुरेश जी, इसमें कोई रेगुलेटरी इशू कि कितना डेट में रख सकते हैं, कितना इक्विटी में रखें, या आपकी मर्जी से फंड मैनेजर चाहे तो? सो ये जो कैटेगरी होती है इसके अंदर हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं इक्विटी और डेट एलोकेट करने की हमारे पास में, और इसलिए मैंने आपको बताया कि ब्रॉड रेंज हम लोग 35% भी नेट इक्विटी में गए हैं और 90% इक्विटी के अंदर में गए हैं। ओके। तो ये हमारे असेसमेंट पे डिपेंड करता है। हमने इसके लिए एक अच्छा मॉडल है स्टडी किया हुआ है, उससे मॉडल बनाया है हम लोगों ने, उसके हिसाब से हम लोग इक्विटी में तो यानी 90-10 का भी रेशियो हो सकता है। ये फंड मैनेजर की चॉइस पे है कि वो जैसा उसको ठीक लगता है सब। तो इस समय मेरे ख्याल में 75% आप इक्विटी में है और 20-21% के आसपास डेट में है। अब मेरे मन में सवाल सुरेश जी ये आता है कि ज़्यादातर आप लोग लार्ज कैप में है ना, मैसिव चंक लार्ज कैप की तरह। तो जब आपके पास एक हेज है कि डेट में आप पैसा डाल सकते हैं जहाँ से आपको एक सर्टेन रिटर्न आराम से मिल सकता बिना कुछ खास मेहनत किए हुए, तो आपको नहीं लगता कि मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है? सो हम लोग रिलेटिव वैल्यूएशन हमेशा देखते हैं सेक्टर्स का, और हमारा फ्लेक्सी कैप अप्रोच है जहां हमें अच्छी वैल्यू मिलती है इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैप। स्मॉल कैप में अच्छी वैल्यू मिलेगी तो स्मॉल कैप लेंगे, लार्ज कैप में अच्छी मिलती है तो लार्ज कैप में लेते हैं। सो अभी मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो का टिल्ट ऐसा है कि करीब 70% के आसपास हमारा लार्ज कैप है, बाकी 30% मिड और स्मॉल कैप है। ये चेंज भी होता है डिपेंड अपॉन द रिलेटिव वैल्यूएशन दोनों के बीच में। बाकी अप्रोच हमारी फ्लेक्सी कैप है, तो जहां हमें अच्छे स्टॉक आइडियाज मिलते हैं वहां इन्वेस्ट करते। तो आपको लगता है कि रिलेटिवली इस समय लार्ज कैप में ज़्यादा ग्रोथ है बनिस्बत की मिड कैप और स्मॉल कैप में, इसलिए उसमें कम रखना चाहिए? मिड कैप रिस्की इस समय? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। मतलब हमें ऐसा कोई वैल्यूएशन कंपेलिंग वैल्यूएशन गैप नहीं दिख रहा है। बहुत बार क्या होता है नीरज जी, सिचुएशंस ऐसी आती है जबकि मिड कैप की बहुत पिटाई हो चुकी होती है या फिर बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कोविड के बाद अगर आप देखते अर्ली 2020 में तो मिड कैप काफी नीचे गिर चुका था, तो उस टाइम पर हमने मिड कैप में ज्यादा एलोकेट किया। इसी तरीके से 2017-18 में एक सिचुएशन थी जब मिड कैप बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, तो उस वक्त आप लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेट कर देंगे। अभी जो है ब्रॉडली हमें रिजनेबल वैल्यूएशन दिख रहे हैं दोनों कैटेगरी में, तो जो पोर्टफोलियो बनता है वो स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप देखकर फिर हम पोर्टफोलियो बना देते। तो सेक्टोरली भी आपको फाइनेंस सबसे बढ़िया लगता है? सबसे ज़्यादा आपने वहीं पे निवेश कर रखा है, क्या आपको नहीं लगता कि वो पीक आउट हो गया है, अब थोड़ा दूसरे सेक्टर की तरफ जाना चाहिए? तो सेक्टोरली अगर आप देखेंगे नीरज जी, तो हम लोग 3C कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि 3 पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग एरियाज है जहां पर हमारा पोर्टफोलियो का टिल्ट है। फर्स्ट C इज फॉर क्रेडिट, विच इज बेसिकली कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखेंगे तो हमारी क्रेडिट ग्रोथ जो है पिछले 8 से 10 सालों की सबसे हाईएस्ट स्तर पर है। बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन है और बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी आ रही है। सो फर्स्ट सी इज क्रेडिट। सेकंड सी दैट वी बिलीव कि इकोनॉमी ग्रोथ फेज में है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है हमारी, लेकिन काफी सालों से कैपेसिटी एडिशन कम हुआ है, इसलिए कैपेक्स अभी रिवाइव होगा। सो सेकंड सी इज कैपेक्स। तो इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो हम लोगों ने उस एरिया के अंदर काफी इन्वेस्ट किया है। और तीसरा सी जो है वो इंडिया के लिए हमेशा एवरग्रीन थीम है, कंजम्पशन। पहले करीब साल भर पहले थोड़ी कंसर्न थी कि रूरल कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। रूरल और हमारा जो अर्बन दोनों साइड में कंजम्पशन आप देखेंगे तो उसमें अच्छी ग्रोथ है। तो क्रेडिट, कैपेक्स और कंजम्पशन, ये 3 हमारी बड़ी थीम है जिसमें हम प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा एक हमारा जो जनरल टिल्ट है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी हमें अच्छी दिख रही है कंपेयर टू ग्लोबल इकोनॉमी, तो हमारा टिल्ट जो है थोड़ा डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ ज्यादा है कंपेयर टू लेट्स से इंटरनेशनल सेक्टर, जैसे कि कोई इंटरनेशनली रिलेटेड कमोडिटीज है या फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने कम एलोकेट किया है। आईटी में कम किया है?
सुरेश जी आईटी में कम, क्योंकि एक्सपोर्ट है। आईटी में थोड़ा सा अंडरवेट रहे हैं हम, लेकिन अब वैल्यूएशन रिजनेबल हो चुके हैं, इसलिए हम धीरे धीरे इसमें हमारा वेटेज बढ़ाकर नॉर्मलाइज करेंगे। पिछले करीब करीब 8-10 महीने से हम अंडरवेट थे, अब हम नॉर्मलाइज करेंगे इसे। तो यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बातचीत करेंगे किस नए सेक्टर पर और सेक्टर को कैसे एसेस करें जो आपके लिए एक वैल्यू क्रिएट करे। एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें बड़ौदा बीएनपी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, और जिसमें कि बैलेंस रखा जाता है कि किस तरीके से जहां वैल्यू मिलेगी। तो हमने बातचीत की थी ब्रेक से पहले कि वैल्यू कैसे ढूंढें, इसे भी समझते हैं वो फार्मूला क्या है। एक आईटी सेक्टर है और एक है कैपिटल गुड्स, आपको ठीक ठाक इसमें है एक्सपोजर। इन दोनों सेक्टर में बहुत ही आज गजब की स्टोरी बन रही। जैसे कैपिटल गुड्स में तो रोबस्ट स्टोरी है, कई बड़ी लार्ज कंपनी की ऑर्डर बुक तो इतनी बड़ी है कि वो 3 साल के लिए पर्याप्त है। या आप, मैं नाम ले रहा हूँ, आपके लिए नहीं, एबीबी सीमेंस जैसी कंपनी के रिजल्ट्स देख के लगता है कि क्या शानदार ग्रोथ दिख रही है, और बहुत सारी एलएनटी को कहीं पे भी लीजिए आप, तो वो डोमेस्टिक स्टोरी पे बहुत शानदार प्रदर्शन आगे भी दिखा सकते हैं। आईटी हमारा जो अभी एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे यूएस की अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम तो है ही है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत है। दूसरा एक नया डिसरप्शन आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जिसमें शायद इनको अपने आप को रिपोजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्लम्बिंग का जॉब है, सर्विस करते हैं। ये कैसे अपने आप को प्लेस करेंगे ये मुझे नहीं पता। आप मुझे समझाइए कि इन दोनों सेक्टर में अगर वेट करना है तो कैसे आप एक फंड मैनेजर की तरह कैसे चूज करेंगे इनको? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स की स्टोरी बहुत क्लियर है, वो मैंने आपको पहले भी बोला। आईटी में 2 चीजें हैं। देखिए, पहली चीज तो आप देखेंगे ये ऐसी इंडस्ट्री है एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडस्ट्री जहां पे कि इंडिया बहुत सेक्युलरली कॉम्पिटिटिव है। तो इसके 3 एट्रीब्यूट आपको ध्यान रखने चाहिए। पहली चीज तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव है। सेकेंड, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल इमेंस है, और इंडिया के लिए इंडियन कंपनी जो है बड़ी वेल स्टेब्लिश हो चुकी है अभी ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ देयर आईटी प्रोग्रेस। तो जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनके इंडिया सेंटर्स हैं, दे आर टेकिंग द लीड इन इनोवेशन नाउ। तो ये सेक्टर हमेशा एवरग्रीन है। अब इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी मार्केट बिकम्स ओवर ऑप्टिमिस्टिक, तो हमारे वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाते हैं, जो कि आईटी सेक्टर के अंदर आप देखिएगा तो एंड 21 और अर्ली 22 में वैल्यूएशंस वर वेरी स्ट्रेच्ड। अभी पिछले 1 साल के अंदर में वो काफी हद तक करेक्ट कर चुके हैं। आप देखेंगे कि बड़े स्टॉक्स करीब 20-25% और मिड कैप स्टॉक्स कहीं पे भी 35 से 50% के बीच करेक्ट कर चुके हैं। एट सम लेवल जो है मार्केट की नेगेटिव न्यूज डाइजेस्ट हो जाती है, तो स्टॉक्स रिएक्ट कर चुके हैं, इसलिए हमें लगता है कि वैल्यूएशन अब थोड़े ठीक बन रहे हैं। कंसर्न्स रहेगी, हेडलाइंस हमेशा, सी यू कैन आइदर गेट गुड प्राइसेस और यू कैन गेट गुड हेडलाइंस, यू कांट गेट। तो अगर आपको एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हाई ग्रोथ इंडस्ट्री एक ठीक वैल्यूएशन पर मिल पा रही है, और तो उसमें आप बहुत ज्यादा हेडलाइन पे वरी करने के बजाय थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं, और जैसे जैसे हेडलाइन क्लियर हो आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो हमारी अप्रोच उस तरीके से है जहां पर कि हम पहले अंडरवेट थे, अभी हम न्यूट्रलाइज करके धीरे धीरे हम शायद कुछ टाइम में ओवरवेट की तरफ जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सूरज जी, एक छोटा जवाब चाहिए। आपकी तो मैनेजमेंट से बात होती होगी डेफिनेटली, और आईटी में इतना बड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं आप, वो लोग कैसे अपने आप को, जो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल हो रहा है, पूरा खेल इन द सेंस कि मतलब ये पूरा चेंज करने वाला लैंडस्केप। अब एनवीडिया को देखिए ना, 2 दिन के अंदर $200 बिलियन का मार्केट कैप बढ़ा है उसका। तो अपनी क्या तैयारी है इन लोगों की? आपकी बातचीत में कुछ सेंस मिला आपको? तो आईटी कंपनीज हम लोगों से ज्यादा पहले इन चीजों को एंटिसिपेट करती है और उसके लिए प्रिपेयर करती है। देखिए, डिसरप्शन को 2 तरीके से देख सकते हैं आप। डिसरप्शन कैन चेंज द बिजनेस मॉडल, बट इट आल्सो क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर प्रिपेयर्ड। तो हमारा ये मानना है, जितना हमारी बात हुई है, काफी कंपनीज इसके लिए पहले से प्रिपेयर कर रही है, और उसकी वजह से काफी नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है हमारे पास। एक सेक्टर है एफएमसीजी, जिसने इस साल न्यू हाई बना दिया सेक्टोरली, और उस सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं वो सब नियर इंडस्ट्री एवरेज या अपने पीक वैल्यूएशन के लगभग पास में पहुंच गए हैं। और वो स्थिति तब है जब अभी रूरल इंडिया की जो रिवाइवल है वो शुरू हुई है, अभी तो वो शहरी पे सब चल पड़े हैं। तो क्या जब आप चुनने जाते हैं स्टॉक, तो वैल्यूएशन को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं,
या आपको लगता है कि नहीं, ग्रोथ स्टोरी अगर इंटैक्ट है तो वैल्यूएशन को थोड़ी देर के लिए पीछे रखा सकते हैं? देखिए, स्टॉक्स के अंदर में कंपनीज अच्छी होती है, लेकिन आपको स्टॉक प्राइसेस भी अच्छी चाहिए। तो हम लोग सर दोनों चीज एक साथ नहीं मिलते। अच्छा स्टॉक और अच्छा समय कैसे मिले? बुरे समय में कोई अच्छा स्टॉक मिलेगा या अच्छे समय में कोई बुरा स्टॉक, दोनों एक साथ कैसे मिलेंगे? लेकिन अच्छा स्टॉक अगर आप गलत प्राइस पर खरीदें, हाँ, तो पैसा नहीं बनता। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है स्टॉक सिलेक्शन का और जो फिलॉसफी हम देखते हैं, उसमें हमारे 3 पार्ट है। इसे हम PMV बोलते हैं, बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। ये 3 पिलर होते हैं हमारे स्टॉक सिलेक्शन में। और अगर वैल्यूएशन पैरामीटर बहुत ज्यादा स्ट्रेच है और उसने ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन कर लिया है, सारे पॉजिटिव फैक्टर इन कर लिए हैं, तो आप इसको वेट करते हैं जब तक कि वैल्यूएशन फिर से रिजनेबल नहीं दिखे आपको। तो पहले बिजनेस अच्छा होना चाहिए, दूसरा मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा इट हैज टू बी एट अ वैल्यूएशन जहां पर आपको पैसे बनाने का मौका मिल सके वहां से। तो तीनों मिलते हैं कैसे? मतलब बहुत ही तो आपने ऐसा हिमालयन टास्क ले लिया कि तीनों एक साथ ढूंढना है। आपके रिसर्चर बेचारे परेशान रहते होंगे 24 घंटा कैसे ढूंढे। तो नहीं, तो हम अगर फंड मैनेजर बने और पूरे टाइम हमारा यही काम है, हाँ, ये तो हमारा जॉब है। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल और, इसका छोटा जवाब दीजिएगा। एक सेक्टर है डिफेंस का, जिसमें ज़्यादातर सरकारी कंपनियां आई हैं और उसने वाकई एक ड्रीम रन दिखाया है। उस सेक्टर के हर स्टॉक में एक बड़ी रैली बनी है। हालांकि इस क्वार्टर में रिजल्ट पता नहीं क्यों बहुत अच्छे नहीं दिखे सबके। उसमें आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है उस सेक्टर से रिलेटेड, लेकिन वो स्टॉक जो सबसे मैच्योर्ड है, जो राइजिंग है, वहां पे आपने दांव नहीं लगाया। जो सबसे मैच्योर्ड है वहां पे दांव लगाया, ऐसा क्यों? मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया जी। नहीं, हम लोगों ने ये काफी पहले एंटर कर चुके हैं और स्टॉक ने हमारे पोर्टफोलियो में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। हाँ, और हमें लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है, इसलिए हमने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ओके, तो ये है राय और सुरेश जी का फार्मूला मुझे सही लगा। BMV ढूंढना है, मेहनत चाहे जितनी लगे, क्योंकि पैसे तभी बनते हैं जब आप अच्छी चीज़ सस्ते में खरीद पाते हैं। और अदरवाइज तो फिर रॉकेट साइंस है ही नहीं, आप कहीं भी जाइए कुछ भी खरीद लीजिए। लेकिन फंड मैनेजर को जब आप पैसे देते हैं तो इसी बात के लिए देते हैं कि वो अच्छी चीज़ सस्ते में खरीदें, जिससे आपको बढ़िया रिटर्न मिल सके। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए। और इस शो में हम लोग सिर्फ दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं फंड मैनेजर की, तो इसलिए ज़्यादा नंबर्स पर नहीं जाते हैं, फोकस रहता है आइडियाज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते एक और नए फंड मैनेजर और एक और नए फंड की चर्चा होगी।